जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जानवरों में गधा ऐसा प्राणी है जिसे सबसे अधिक विवेकशील माना गया है। जब हमें किसी इंसान को निरा मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कह देते हैं, परंतु यह तय करना कठिन है कि गधा सच में मूर्ख है या उसकी सरलता, उसकी निरापद सहनशीलता ने उसे इस तमगे से नवाजा है। गायें तो अक्सर सींग मारकर अपना गुस्सा दिखा देती है, विशेषकर ब्याही हुई गायें सिंहनी बन जाती है। कुत्ते को भी सहनशील माना जाता है, लेकिन कभी कभी वह भी गुस्से में भौंकने लग जाता है। पर गधा, उसे तो न कभी क्रोधित होते देखा गया है, न ही सुना। आप इसे कितना भी मार लो, चाहे जैसी सड़ी गली घास खाने को दे दो, उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आएगी। वैशाख की दोपहरी में भले ही वह एक आध बार ठुमक ले, लेकिन उसकी खुशी भी जैसे उसके दुख का ही कोई छाया चित्र लगती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक स्थायी उदासी बसी रहती है, जो न सुख में बदलती है और न दुख में। ऋषि मुनियों के जितने गुण गिनाए जाते हैं वह सभी गधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं। फिर भी इंसान उसे मूर्ख ही कहता है। सद्गुणों के साथ ऐसा अन्याय दुर्लभ है। शायद सीधेपन का यह संसार में कोई मोल नहीं। देखिए, भारतवासियों के साथ अफ्रीका में क्या होता है। क्यों अमेरिका उन्हें अपने समाज में शामिल नहीं होने देता। ये लोग न शराब पीते हैं, न किसी से झगड़ते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। फिर भी उन्हें नीचा दिखाया जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को गिराते हैं। अगर ये लोग भी जवाबी कार्रवाई करना सीख ले तो शायद इन्हें सभ्य कहा जाने लगे। जापान का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने एक ही विजय से पूरी दुनिया में अपने सभ्य होने का परचम लहरा दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो मूर्खता में उससे कुछ ही पीछे है, बैल। जिस प्रकार हम गधे को बेवकूफ कहते हैं, उसी तर्ज पर बछिया के ताऊ कहावत भी बैल के लिए प्रयोग होती है। कुछ लोग बैल को मूर्खता में गधे से आगे मानते हैं, पर मेरी राय इससे भिन्न है। बैल कभी कभी अपना असंतोष प्रकट कर देता है। वह अड़ियल भी हो सकता है और क्रोधित होकर मार भी सकता है, इसलिए उसका स्थान गद्दे से नीचे आता है। छुरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। दोनों देखने में बेहद आकर्षक, काम में फुर्तीले और शरीर से मजबूत थे। वर्षों तक साथ रहते रहते उनमें भाईचारे का बंधन गहरा हो गया था। दोनों बैल जब आमने सामने या आसपास बैठे होते तो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। ये कैसे संभव था, कहना मुश्किल है। शायद उनमें कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो मनुष्य के पास नहीं होती। वे कभी एक दूसरे को चाटते, कभी सूंघते और इसी तरह अपने प्रेम का इजहार करते। कभी कभी तो उनके सींग भी आपस में भिड़ जाते थे, लेकिन यह लड़ाई का संकेत नहीं था, बल्कि एक तरह का हंसी मजाक और आपसी स्नेह का प्रतीक था। जैसे गहरे दोस्तों के बीच खींचतान और मस्ती होना लाजमी है, वैसे ही इनके रिश्ते की गहराई इन क्षणों में झलकती थी। ये सब न हो तो दोस्ती में वह मिठास कहा, वह विश्वास कहा। जब ये दोनों बैल हल में जोत दिए जाते या गाड़ी खींचने लगते तो दोनों की कोशिश रहती कि बोझ का बड़ा हिस्सा उसकी अपनी गर्दन पर आ जाए। दोनों में से कोई भी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता था। और जब शाम होती तो हल्की फुल्की छूटने के बाद दोनों एक दूसरे को चाटते और अपनी थकान मिटाते। जब नांद में चारा डाला जाता तो दोनों साथ साथ खाना शुरू करते, और अगर एक रुक जाता तो दूसरा भी पीछे हट जाता। लेकिन एक दिन जूरी ने गोई को ससुराल भेजने का निश्चय किया। बैलों को यह क्या पता कि उनका क्या होने वाला है। वे समझे शायद मालिक ने उन्हें बेच दिया। ये ख्याल उनके लिए अच्छा था या बुरा, कहना मुश्किल है। लेकिन जब झूरी का साला गया उन्हें ले जाने के लिए निकला तो उसकी दुर्गति हो गई। पीछे से हाँकता तो वे बगल में भागते, आगे से खींचता तो पीछे की तरफ जोर लगाते। जब वह मारता तो दोनों सींग झुकाकर गुर्राने लगते। अगर बैलों को बोलने की ताकत होती तो वे झूरी से जरूर पूछते, हमने तुम्हारी सेवा में क्या कमी छोड़ी थी। अगर मेहनत कम पड़ रही थी तो हमें और काम देते।
हमें तो अपनी जान तक गंवाने में गुरेज ना होता। तुमने जो दिया हमने चुपचाप खा लिया, फिर हमें इस अजनबी के हवाले क्यों किया? शाम को जब दोनों बैल नए ठिकाने पर पहुंचे तो भूख से बेहाल थे, लेकिन जब उनके सामने नांद रखी गई तो उन्होंने उसमें मोह तक नहीं डाला। उनका मन भारी था। जिस जगह को वे अपना घर समझते थे वह अब पीछे छूट चुका था। यह नया स्थान, नए लोग और नया माहौल उनके लिए बिल्कुल पराया था। दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में विचार विमर्श किया, एक दूसरे की ओर चुपचाप देखा और जैसे ही गांव नींद में डूबा उन्होंने अचानक जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़ डाले। ये रस्सियां इतनी मजबूत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बैल उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन उस पल उनमें असीम ताकत का संचार हो चुका था। एक झटके में सारी रस्सियां टूटकर गिर पड़ी। सुबह जब झूरी जागा तो उसने देखा कि दोनों बैल अपनी पुरानी चरनी के पास खड़े हैं। उनकी गर्दनों में अभी भी आधे आधे रस्सों के टुकड़े लटक रहे थे और उनके पैरों पर घुटनों तक कीचड़ जमा था। उनकी आंखों में एक अद्भुत विद्रोही स्नेह की झलक थी। झारी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। उसने दौड़कर दोनों को गले से लगा लिया। वह प्रेम से भरा आलिंगन और चुंबन ऐसा दृश्य था जिसे देख हर किसी का दिल पिघल जाए। घर और आस पड़ोस के बच्चे वहां जमा हो गए। वे ताली बजाकर इस अद्भुत घटना का स्वागत करने लगे। गांव में यह घटना कोई साधारण बात नहीं थी। बच्चों की सभा ने तय किया कि इन पशु वीरों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। कोई रोटियां लाया तो कोई गुड़, चोकर या भूसी। एक बच्चे ने कहा, ऐसे बैल किसी और के पास नहीं होंगे। दूसरे ने सहमति जताई, इतनी दूर अकेले चलकर वापस आ गए। तीसरे ने उत्साह से कहा, ये बैल नहीं, पिछले जन्म के इंसान है। किसी में इस बात का खंडन करने का साहस नहीं हुआ। झूरी की पत्नी ने जब बैलों को आंगन में खड़ा देखा तो गुस्से से जल उठी। वह बोली, कैसे नमकहराम बैल है, एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग आए। झूरी को यह बात बुरी लगी। उसने प्रतिवाद किया, नमकहराम क्यों? चारा दाना न मिला होगा तो क्या करते? पत्नी ने तुनक कर कहा, हाँ, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो जैसे पानी ही पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, अगर चारा मिलता तो क्यों भागते? पत्नी ने गुस्से में कहा, भागे इसलिए कि वहां लोग तुम जैसे बैलों को सहलाते नहीं, काम करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। अब देखती हूँ कैसे काम करते हैं। इन्हें सूखा भूसा दूंगी, खाएं या मरे, मुझे परवाह नहीं। आखिरकार ऐसा ही हुआ। मजदूर को सख्त आदेश दिया गया कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। जब बैलों ने नांद में मोह डाला तो पाया कि उसमें कोई स्वाद नहीं, न चिकनाई न रस। दोनों निराश आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मजदूर ने घबराते हुए कहा, मालकिन मुझे जान से मार डालेंगी। झूरी ने फुसफुसाकर कहा, चुरा कर डाल दे। मजदूर ने जवाब दिया, ना दादा, बाद में तुम भी उन्हीं की तरह मुझे डांटोगे। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले जाने लगा। इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोता। मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की 2-3 बार कोशिश की, मगर हीरा ने हर बार संभाल लिया। हीरा स्वभाव से अधिक सहनशील था। शाम को जब वे घर पहुंचे तो उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा और पिछली शरारत का हिसाब चुकता करने के लिए जमकर सजा दी। फिर वही सूखा भूसा उनकी नांद में डाल दिया। अपने गाय बैलों को उसने खली चुनी और स्वादिष्ट चारा दिया। यह अपमान सहना इन दोनों के लिए असहनीय था। झूरी तो उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों खुशी से झूम उठते थे। लेकिन यहाँ न केवल मार पिटाई हुई, बल्कि अपमान के साथ भूसे का बेहाल स्वाद भी झेलना पड़ा। दोनों ने नांद की ओर आंख उठाने की भी जहमत नहीं की। अगले दिन गया ने उन्हें हल में जोता, लेकिन बैलों ने जैसे पाम न उठाने की कसम खा ली थी। वह उन्हें मारते मारते थक गया, मगर दोनों अपनी जगह से टस से मस न हुए। गया ने क्रोध में आकर हीरा की नाक पर डंडे बरसाए। ये देखकर मोती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हल लेकर दौड़ पड़ा। हल, रस्सी, जुआ सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया। अगर गले में मोटी रस्सियां न होती तो दोनों को पकड़ना मुश्किल था। हीरा ने मूक भाषा में मोती से कहा, भागना बेकार है। मोती ने जवाब दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी।
अब की बार बहुत मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से बचेंगे कैसे? देखो, गया लाठी लेकर आ रहा है। मोती बोला, कहो तो मैं भी उसे मजा चखाऊं। हीरा ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं भाई, खड़े रहो। अगर उसने मारा तो मैं पलट कर गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती खून का घूंट पीकर शांत हो गया। दया 2 आदमियों को साथ लेकर आ गया। दोनों के हाथों में लाठियां थी, लेकिन मोती की भभकती आंखों और तेवरों को देखकर वे समझ गए कि मारपीट करना उनके हित में नहीं। वे बैलों को पकड़कर ले गए, मगर बिना कोई सजा दिए। रात को जब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाकर रखा गया तो वे चुपचाप खड़े रहे। उनके लिए यह स्थिति हर लिहाज से अपमानजनक थी। इसी दौरान जब घर के लोग खाना खा रहे थे, भैरों की छोटी सी बेटी, जो अनाथ थी और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहती रहती थी, 2 रोटियां लेकर आई। उसने दोनों बैलों के मुंह में रोटियां डाल दी और चुपचाप चली गई। उन 2 रोटियों से उनकी भूख भले न मिट सकी, लेकिन उनके दिलों को ऐसा लगा जैसे किसी ने संजीवनी दे दी हो। उस पल उन्हें यह एहसास हुआ कि इस घर में एक ऐसा इंसान भी है जिसमें अभी भी दया और स्नेह बचा है। दिन भर के संघर्ष के बाद दोनों बैल, हीरा और मोती, थक हार कर थान से बंधे रहते। शाम ढलते ही वह छोटी सी बालिका आती, उनके लिए प्रेम से भरी 2 रोटियां रख जाती। इस स्नेह की ताकत थी कि वे सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बगावत का स्पष्ट संकेत झलकता था। एक दिन मोती ने अपनी मूक भाषा में हीरा से कहा, अब और सहा नहीं जाता। हीरा ने धीमे स्वर में पूछा, फिर क्या करना चाहते हो? मोती ने उत्तर दिया, किसी को सींगों पर उठाकर पटक दूंगा। हीरा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ध्यान रखना, जो लड़की हमें रोटियां खिलाती है वह इसी घर की है। उसके अनाथ हो जाने का सोचो। मोती झुंझलाया, तो मालकिन को पटक दूं? वही तो उसे मारती पीटती है। हीरा ने समझाते हुए कहा, औरत जात पर सींग चलाना हमारी मर्यादा के खिलाफ है, यह भूल रहे हो? मोती ने क्रोधित होकर कहा, तो फिर तुम ही बताओ, यहां से भागने का कोई उपाय है? हीरा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन रस्सियां इतनी मोटी है कि उन्हें तोड़ना मुश्किल है। मोती ने सुझाया, पहले थोड़ा थोड़ा चबाकर कमजोर कर दे, फिर एक झटके में टूट जाएंगी। रात में बालिका के जाने के बाद दोनों ने रस्सियां चबानी शुरू की, लेकिन उनकी मोटाई मुंह के लिए भारी पड़ रही थी। बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो रहे थे। अचानक घर का दरवाजा खुला और वही लड़की बाहर आई। दोनों ने सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने शुरू कर दिए। उनकी पूंछें खुशी में खड़ी हो गई। लड़की ने उनके माथे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। घर में यह चर्चा चल रही है कि तुम्हारी नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे। मोती ने हैरानी से पूछा, अब क्यों नहीं चलते? हीरा ने उदासी भरे स्वर में कहा, भागें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर मुसीबत आएगी, सब उसी पर शक करेंगे। अचानक बालिका ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दोनों फूफा वाले बैल भाग रहे हैं, ओ दादा जल्दी आओ, दोनों भाग रहे हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर निकला और बैलों का पीछा करने लगा। हीरा और मोती भागते गए। गया के जोर लगाने पर वे और तेजी से दौड़े। गांव के अन्य लोगों को बुलाने के लिए गया जब रुका तो दोनों को बचने का मौका मिल गया। वे अनजाने रास्तों पर दौड़ते चले गए, जब तक कि परिचित मार्ग पूरी तरह छूट नहीं गया। नए गांव आने लगे। आखिरकार एक खेत के पास रुककर दोनों ने विचार किया। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, लगता है हम रास्ता भटक गए। मोती झल्लाया, तुम्हारी वजह से ही हुआ, वहीं रुककर उसे मार देना चाहिए था। दुनिया क्या कहती अगर उसे मार गिराते? धर्म छोड़ना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन हम क्यों अपनी मर्यादा तोड़े? दोनों भूख से तड़प रहे थे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। उन्होंने चरना शुरू कर दिया। रह रहकर इधर उधर देखते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। पेट भरते ही दोनों ने स्वतंत्रता का आनंद लिया। खुशी में उछलने कूदने लगे। पहले जमकर डकार ली, फिर सींग भिड़ाकर खेलने लगे। खेल खेल में मोती ने हीरा को इतनी जोर से धकेला कि वह खाई में गिर गया। हीरा को गुस्सा आ गया, संभल कर खड़ा हुआ और मोती से भिड़ने को तैयार हो गया। लेकिन मोती ने भांप लिया कि खेल झगड़े में बदल रहा है, तो किनारे हट गया।
तभी एक भयंकर आवाज सुनाई दी। कोई सांड गरजता हुआ उनकी ओर चला आ रहा था। सांड नहीं, पूरा पहाड़ था। उससे भिड़ना मतलब मौत को गले लगाना। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचने की उम्मीद नहीं थी। दोनों बैल परेशान होकर बगलें झांकने लगे। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरी फंसे, जान बच पाएगी। हीरा ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह घमंड में चूर है, न विनती सुनेगा न मिन्नत। तो भाग चलते हैं। भागना कायरता है? तो फिर यहीं मरने का इरादा है? मैं तो भागता हूं। और अगर वह पीछा कर ले तो फिर जल्दी कोई उपाय सोचो। हीरा ने विचार किया और कहा, सुनो, दोनों मिलकर हमला करें। मैं सामने से चोट करूंगा, तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो शायद भाग जाए। अगर वह मेरी तरफ झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। यह जोखिम भरा है, पर यही आखिरी रास्ता है। दोनों ने जान हथेली पर रखकर हमला किया। सांड, जो अकेले लड़ाई का आदी था, संगठित दुश्मनों से भिड़ने का अनुभव नहीं रखता था। जैसे ही उसने हीरा पर झपटने की कोशिश की, मोती ने पीछे से हमला कर दिया। वह मोती की ओर मुड़ा तो हीरा ने उसे दूसरी ओर से रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक को निपटाए, लेकिन दोनों उसे ऐसा मौका नहीं दे रहे थे। आखिरकार जब सांड ने झल्लाकर हीरा पर जानलेवा हमला करने की ठानी, तो मोती ने बगल से आकर उसकी कोमल जगह पर सींग घुसेड़ दिए। सांड ने पलटकर मोती पर हमला करने की कोशिश की तो हीरा ने दूसरी तरफ से चोट कर दी। बार बार चोट खाकर वह थक गया। आखिर में जख्मी हालत में वह भाग खड़ा हुआ। दोनों बैल विजय की खुशी में झूमते हुए लौटे। मोती ने कहा, मेरा तो मन हो रहा था कि उसे खत्म ही कर दूं। हीरा ने उसे डांटते हुए कहा, गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। यह सब दिखावा है। बैरी को ऐसा परास्त करना चाहिए कि दोबारा सिर ना उठा सके। पहले यह सोचो कि अब घर तक कैसे पहुंचा जाए। पहले कुछ पेट पूजा कर लें, फिर सोचते हैं। सामने ही मटर का खेत था। मोती ने छलांग लगाई और खेत में घुस गया। हीरा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोती के कानों पर जू तक न रेंगी। अभी उसने मुश्किल से 4-5 कौर ही खाए थे कि खेत के रखवाले लाठियां लेकर दौड़ पड़े। दोनों को घेर लिया। हीरा तो किनारे था, मौका पाकर भाग निकला, लेकिन मोती सींचे हुए खेत के बीच था। उसके खुर कीचड़ में धंस गए। वह हिल भी न सका। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका साथी मुश्किल में है, तो वह भी लौट पड़ा। सोच लिया, अगर फंसना है तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी धर दबोचा। सुबह होते ही दोनों मित्र कांजी हाउस में डाल दिए गए। ये पहली बार था जब दोनों ने ऐसी विपदा का सामना किया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन खाने को कुछ भी न मिला। दोनों सोचने लगे, ये कैसा स्वामी है? इससे तो हमारा पुराना जीवन ही अच्छा था। वहाँ कई भैंसें, बकरियां, घोड़े और गधे भी थे। सबके सब भूख से बेहाल जमीन पर ढेर पड़े थे। कुछ जानवर तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े तक नहीं हो सकते थे। दोनों मित्र सारा दिन फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन कोई चारा लाने वाला नजर नहीं आया। आखिरकार उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर उससे भूख कहाँ मिटनी थी। रात होते होते हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने मोती से कहा, अब और सहन नहीं होता मोती। मोती ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मुझे तो लग रहा है कि प्राण निकलने वाले हैं। तो चल, दीवार तोड़ डालते हैं। मुझसे अब यह भी नहीं होगा। तो फिर तू किस बात पर अकड़ता था? अकड़ तो कब की हवा हो गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग मिट्टी में गड़ा दिए और जोर से धक्का मारा। एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इससे उसका हौसला बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर वार करना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ दीवार की मिट्टी झड़ती रही। इसी बीच कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की गिनती करने पहुंच गया। उसने हीरा को दीवार तोड़ते देखा तो बिना सोचे समझे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हीरा को मोटी रस्सी से कसकर बांध दिया गया। मोती ने लेटे लेटे ताना मारा, तो आखिरकार मार खाई। क्या मिला? हीरा ने बेफिक्री से जवाब दिया, अपने बूते जितना हो सका उतना किया। मोती ने जल्लाकर कहा, ऐसा जोर मारने का क्या फायदा जो और मुसीबत खड़ी कर दे। हीरा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं जोर लगाता रहूंगा, चाहे जितने भी बंधन आए। मोती ने चेतावनी दी, यह जिद तुझे जान से हाथ धोने पर मजबूर कर देगी। हीरा ने अटल स्वर में कहा,
तो फिर वही सही। मरना तो तय ही है। अगर दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ बंद भाई बंधु, सब दम तोड़ने की कगार पर है। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, बात में दम है, तो फिर मैं भी अपनी ताकत लगाता हूँ। मोती ने दीवार पर सींग मारा, थोड़ा सा मलबा गिरा और उसका हौसला बढ़ा। फिर तो वह पूरी ताकत से दीवार को टक्कर देने लगा, जैसे किसी विरोधी को मात देने की होड़ में लगा हो। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। इस पर उसने और जोर लगाया तो आधी दीवार धराशायी हो गई। दीवार गिरते ही जो जानवर मरणासन्न पड़े थे, उनमें जैसे नई जान आ गई। तीनों घोड़ियां फुर्र से भाग निकली। उनके पीछे बकरियां भी तेजी से निकल गई, भैंसें भी खिसक गई, लेकिन गधे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों खड़े हो, भागते क्यों नहीं? एक गधे ने हिचकते हुए कहा, अगर फिर पकड़ लिए गए तो क्या हुआ? अभी तो भागने का सही मौका है। हमें डर लगता है, हम यहीं रहेंगे। आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी भी उलझन में खड़े थे, भागे या ना भागे। उधर मोती हीरा की रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार हार मानने पर हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद किस्मत साथ दे और हम फिर मिले। मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? इतने दिनों तक हम साथ रहे, आज जब तुम संकट में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हीरा ने चिंता जताते हुए कहा, तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, सब समझ जाएंगे कि यह सब तुम्हारी करतूत है। मोती ने गर्व से उत्तर दिया, जिस गुनाह के लिए तुम्हारे गले में रस्सी बांधी गई, अगर उसके लिए मुझे मार पड़े तो इसमें शर्म कैसी? कम से कम इतना तो हुआ कि 9-10 जानवरों की जिंदगी बच गई। उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। ये कहकर मोती ने गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया, फिर अपने दोस्त के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार और बाकी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। उस खलबली का वर्णन करना मुश्किल है। बस इतना समझ लो कि मोती की जमकर पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक दोनों मित्र रस्सियों से बंधे वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका तक नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका सहारा था। भूख और थकावट से दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। उनकी हड्डियां तक झलकने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने अचानक नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। दोपहर होते होते वहां एक भीड़ जमा हो गई। 50-60 लोग खड़े थे, उत्सुकता से टकटकी लगाए। तभी दोनों मित्रों को बाहर लाया गया। लोग उनकी हालत देख निराश चेहरों के साथ लौट जाते। ये मृत प्राय बैल, जिनकी आंखों में अब चमक न बची थी, कौन खरीदता? तभी एक दाढ़ी वाला कठोर चेहरा, लाल आंखें लिए आदमी सामने आया। वह दोनों के कूल्हों में उंगली गड़ाकर उनकी हालत जांचने लगा। उसकी दृष्टि इतनी भेदक थी कि दोनों बैलों के दिल कांप उठे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी कौन है और क्या करने आया है। दोनों ने एक दूसरे को भयभीनी नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने धीमे स्वर में कहा, गया के घर से भागना बेकार था, अब तो जान बचना मुश्किल है। मोती ने आहत स्वर में उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सब पर दया करते हैं, फिर हमें क्यों भूल गए? हीरा बोला, शायद उनके लिए हमारी मौत और जिंदगी बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कम से कम कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। याद है, एक बार उस लड़की के रूप में उसने हमारी जान बचाई थी। शायद अब भी कोई चमत्कार हो। मोती ने लंबी सांस लेकर कहा, ये आदमी जरूर छुरी चलाएगा। तो क्या हुआ? हमारी खाल, सींग, हड्डी किसी न किसी काम आएगी। नीलामी के बाद दोनों उस दाढ़ी वाले के साथ चल दिए। उनके डर से उनकी रग रग कांप रही थी। थकावट के कारण पांव उठाना भी मुश्किल था, पर उस आदमी के हाथ का डंडा देख गिरते पड़ते तेज कदमों से भागे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक हरा भरा मैदान है, जिसमें गायों और बैलों का रेवड़ चाव से चल रहा था। सभी जानवर प्रसन्न चित्त थे, चिकने, फुर्तीले, चंचल। कोई मस्ती में उछल रहा था तो कोई चैन से बैठकर पागुर कर रहा था। कितना सुखी जीवन था उनका। पर उन्हें यह देखकर खिन्नता हुई कि कोई उनकी हालत को लेकर चिंतित नहीं था। चलते चलते दोनों को अचानक एक परिचित रास्ता दिखा। अरे, यह तो वही रास्ता है जिससे गया हमें ले गया था।
उन्होंने उत्साह से चारों ओर देखा। वही खेत, वही बाग और गांव नजर आने लगे। दोनों की रफ्तार तेज हो गई। थकावट का नामो निशान नहीं रहा। मोती खुशी से चहका, ये तो अपना हार है, वही कुआं जहां हम पानी खींचते थे। हीरा ने गर्व से सिर ऊंचा किया और कहा, भगवान की कृपा है। मोती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं सीधा घर भागूंगा। यह हमें छोड़ देगा? नहीं, इसे मार गिराता हूं। नहीं नहीं, भागो, थान पर चलो, वहां से आगे यह कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों बैल बछड़ों की तरह उन्मादित होकर कुलांचे भरते हुए अपने घर की ओर दौड़े। उन्हें अपना थान नजर आ गया। वे भागकर अपने थान पर खड़े हो गए। दाढ़ी वाला आदमी भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ पहुंचा। झूरी उस समय द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही वह चौंका और उनकी ओर दौड़ा। उसने दोनों को बारी बारी से गले लगा लिया। बैलों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मोती झूरी का हाथ चाटने लगा। इतने में वह दड़ियल वहां पहुंचा और बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने तीखे स्वर में कहा, ये मेरे बैल है। दड़ियल चीखा, कैसे तुम्हारे हुए? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम में लेकर आया हूं। मैं तो समझता हूं तुम इन्हें चोरी से ले जा रहे हो। चुपचाप यहां से निकल जाओ। ये मेरे बैल है और जब तक मैं बेचूं नहीं, इन्हें कोई नीलाम नहीं कर सकता। मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तो कर दो, मेरे पास इसका सबूत है कि ये बैल मेरे हैं। ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, यही काफी है। गुस्से से झल्लाता हुआ दड़ियल बैलों को जबरन खींच कर ले जाने के लिए बढ़ा। तभी मोती ने अपने सींग से उसे खदेड़ दिया। दड़ियल ने पीछे हटते हुए एक और कोशिश की, लेकिन मोती ने उसे गांव के बाहर तक दौड़ा दिया। दड़ियल दूर खड़ा गालियां बकता और पत्थर फेंकता रहा, लेकिन मोती विजयी योद्धा की तरह डटा रहा। गांव के लोग इस तमाशे पर हंस रहे थे। आखिरकार हार कर दड़ियल वहां से चला गया। मोती अकड़ता हुआ वापस लौटा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम गुस्से में कुछ कर न बैठो। मोती ने गर्व से कहा, अब वह यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर आया तो देख लूंगा कैसे ले जाता है। अगर उसने गोली चला दी तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके किसी काम ना आऊंगा। हीरा ने लंबी सांस लेकर कहा, हमारी जान की कोई कद्र ही नहीं करता, क्योंकि हम सीधे सादे हैं। मोती ने बात पूरी की। थोड़ी ही देर में उनकी नांदे खली, भूसा, चोकर और दाने से भर दी गई। दोनों मित्र बड़े चैन से खाने लगे। झूरी उन्हें प्यार से सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई और बैलों के माथे चूमकर बोली, ये तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनका हमें कोई बदल नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मनहर ने गहरी आत्मीयता से कहा, यह सब तुम्हारी अनगिनत कुर्बानियों का ही परिणाम है वागी। अगर तुम न होती तो मैं आज किसी अंधेरी गली के किसी निर्जन मकान में गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता। तुम्हारा सहयोग और उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जिंदगी को नया रंग और मायना दिया है, मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। वागेश्वरी ने संजीदगी से सिर झुकाते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारा बड़प्पन है। मानो मैं कौन होती हूँ तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाली। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर हो सकता है कि एक दिन मैं भी इंसान बन जाऊं। मेहनत तो तुमने की और उसका फल पाया। जो खुद की मदद करता है उसकी सहायता खुद परमात्मा करते हैं। अगर मेरी जैसी अनपढ़ गांव की लड़की किसी और के हिस्से में पड़ती तो उसका न जाने क्या हश्र होता। मनहर जैसे अब इस बात को साबित करने का पक्का इरादा किए बोल उठा, तुम जैसी गंवार लड़की के आगे मैं लाखों सजी धजी गुड़ियों और रंगीन तितलियों को कुर्बान कर सकता हूँ। तुम्हारी बदौलत मुझे मेहनत करने और तरक्की का वो वक्त और सुकून मिला जो शायद मुझे किसी और हालत में नहीं मिलता। अगर तुमने अपनी विलास प्रिय रंगीली मिजाज बहनों की तरह मुझ पर तकाजों का बोझ डाल दिया होता तो मुझे उन्नति का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे एक अजीब सी आजादी दी जो शायद स्कूल के दिनों में भी मयस्सर नहीं हुई। अपने दूसरे साथियों को देखता हूँ तो उन पर मुझे तरस आता है। किसी के पास आधे महीने में ही खर्चे की तंगी हो जाती है, किसी को दोस्तों से उधार मांगना पड़ता है, किसी को घर वालों से मदद की चिट्ठी लिखनी पड़ती है। गहनों और कपड़ों की होड़ में सब उलझे रहते हैं।
कोई नौकर ढूंढ रहा है तो कोई डॉक्टर की तलाश में भटकता है। रोज ही कहीं न कहीं स्त्री पुरुष में खटपट होती है, पर खुद को देखता हूँ तो लगता है कि मुझ जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। तुम्हारे कारण मुझे घर के सारे सुख मिले हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं। जब भी मेरा जोश ठंडा होने लगता तुम मुझे सहारा देती थी। तुम्हारी सेवा की याद मैं दिल में बसाकर रखूंगा वागी। एक दिन आएगा जब तुम अपने त्याग और तपस्या का असली आनंद उठाओगी। वागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मानो मुझे और किसी इनाम की दरकार नहीं। मैंने जो भी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना मान मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मनहर का दिल इस समय उदारता से उमड़ रहा था। यूं तो वह बेहद कम बोलता और थोड़ा रूखा सा व्यक्ति था, और शायद इसी कारण वागेश्वरी को कई बार उसकी इस खामोशी से दुख होता। लेकिन इस वक्त सफलता की खुशी ने उसकी जुबान को एक नई आजादी दे दी थी। वह कहने लगा, जिस वक्त मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं मन ही मन बहुत चिंतित था। ऐसा लगा कि जो होना था हो गया। अब जिंदगी भर देवी जी की मर्जी के मुताबिक ही चलना होगा। बड़े बड़े अंग्रेजी विद्वानों की किताबें पढ़ने के बाद शादी से मुझे नफरत सी हो गई थी। मैं इसे उम्र भर की कैद समझने लगा था, जो आत्मा और बुद्धि की तरक्की के रास्ते को बंद कर देती है, जो इंसान को खुदगर्ज बना देती है और जीवन के दायरे को सिमटा देती है। लेकिन चंद महीनों बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जाना कि एक अच्छी पत्नी स्वर्ग का सबसे बड़ा वरदान है, जो इंसान को उज्जवल और संपूर्ण बना देती है, आत्मिक उन्नति का मूल मंत्र सिखाती है। मैंने समझा कि विवाह का असली उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। वागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर पाई। वह किसी बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी की शादी को 3 साल हो चुके थे। उस समय मनहर एक साधारण क्लर्क था और युवाओं की तरह उसे भी जासूसी उपन्यासों का शौक था। धीरे धीरे यह रुचि जुनून में बदल गई। उसने इस विषय में काफी सामग्री एकत्र की और उसे मनोयोग से पढ़ा। इसके बाद उसने खुद जासूसी पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने गहरी विश्लेषण क्षमता और रोचक शैली का परिचय दिया। पाठकों ने इस कृति को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते ये सबसे उत्कृष्ट पुस्तक मानी जाने लगी। देश भर में चर्चा फैल गई। यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से भी उसे प्रशंसा पत्र मिलने लगे और पत्रिकाओं में सकारात्मक समीक्षाएं प्रकाशित हुई। अंततः सरकार ने भी उसकी प्रतिभा को सराहा और उसे इंग्लैंड में इस कला का और अभ्यास करने के लिए वजीफा दिया। यह सब वागेश्वरी के धैर्य और समर्पण का फल था। मनहर चाहता था कि वागेश्वरी भी उसके साथ इंग्लैंड चले, लेकिन वागेश्वरी उसकी तरक्की के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती थी। उसने घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करने को ही उचित समझा। इंग्लैंड मनहर के लिए एक नई दुनिया थी, जहां सफलता के लिए सुंदर और चतुर पत्नी का होना भी आवश्यक समझा जाता था। यदि पत्नी सुंदर, चप्पल, वाक्पटु और तेज तर्रार हो तो उसका पति समझो स्वर्ण सूत्र पा लेता है। इस दुनिया में मेहनत या तपस्या से नहीं, बल्कि पत्नी के आकर्षण और प्रभाव से लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते थे। वहां रूप और सौंदर्य सामाजिक बंधनों से मुक्त थे। जो भी सुंदर युवती को पा लेता उसकी तकदीर खुल जाती। वहां की दृष्टि में सुंदरता भी एक व्यावसायिक गुण था। सिर्फ 1 साल अंग्रेजी समाज में रहते हुए मनहर के विचारों में आमूलचूल बदलाव आ गया। अब उसके व्यक्तित्व में सांसारिकता हावी हो गई थी और भावनाओं का स्थान तुच्छ हो गया था। वागेश्वरी, जो कभी उसकी प्रेरणा स्रोत थी, अब उसकी महत्वाकांक्षाओं के पैमाने पर खोटी मालूम होने लगी। अब उसका त्याग और सेवा भी उसे फीकी प्रतीत होती थी, क्योंकि उसकी दृष्टि में हर वस्तु का मूल्य अब उसकी भौतिक उपयोगिता पर निर्भर था। इंग्लैंड की रंगीनी में वागेश्वरी का वह सादा दीपक अब धुंधला पड़ चुका था। मनहर ने अपने भविष्य का फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह भी एक सुंदर युवती के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उसे अब कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में सजे धजे अंदाज में बैठा था। उसके ठाड़ बात और हाव भाव को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह भारतीय है। लंदन में उसे भाग्य ने भी खूब साथ दिया था। उसने कई जटिल चोरी के मामलों का हल निकाला था, जिसके चलते उसे धन और यश दोनों मिले थे। वह अब वहां के भारतीय समाज का
एक प्रमुख अंग बन चुका था, जिसकी उदारता और आतिथ्य का सब लोहा मानते थे। उसकी वाणी और लहजा भी अंग्रेजों जैसा ही हो चला था। मेज के दूसरी ओर एक सुंदर युवती बैठी थी, जो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर यौवन की चमक थी और भारत के अद्भुत किस्से सुनकर उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक बढ़ती जा रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाना बिखेर रहा था। मनहर, जेनी, भारत सच में एक बड़ा अजीबो गरीब देश है। 5-5 साल के दूल्हे, ऐसे दृश्य तुम्हें और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लाल कपड़ों में सजे, सिर पर चमकीला मुकुट और चेहरा फूलों के घूंघट से ढका। घोड़े पर सवार 2 लोग उनके दोनों ओर छतरी ताने रहते हैं। हाथों में मेहंदी लगी होती है। जेनी, अच्छा तो मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, ताकि हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंग भरा जाता है और नाखून भी लाल रंगे होते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। जेनी, वाह, ये तो एक रोमांचकारी दृश्य होगा। और दुल्हन, वह भी इसी तरह सजी होती होगी? मनहर, हाँ, उससे भी ज्यादा। सिर से पांव तक गहनों से लदी होती है। ऐसा कोई अंग नहीं जिस पर गहनों की भरमार ना हो। जेनी, तो तुम्हारी भी इसी तरह शादी हुई थी? मजा आया होगा तुम्हें? जी नांस। मनहर, हाँ, वैसा ही मजा जैसे तुम्हें मेरी को राउंड पर घूमने में आता है। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, नाच तमाशा देखने का अवसर मिलता है और शहनाई की धुन सुनने का लुत्फ। असली मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। घर में कोहराम मच जाता है। वह सबसे गले मिलकर रोती है जैसे मातम कर रही हो। जेनी, पर दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, यह एक रिवाज है। सब जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही, फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसे काले पानी भेजा जा रहा हो। जेनी, मुझे तो इस पर हंसी आएगी। मनहर, हंसी की बात ही है। जेनी, तुम्हारी बीवी भी रोई थी? मनहर, अरे मत पूछो, ऐसे पछाड़े खा रही थी मानो मैं उसे गला घोंट दूंगा। पालकी से भाग निकलने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने कसकर अपनी बगल में बिठा लिया। तब वह मुझे दांत काटने पर उतारू हो गई। मिस जेनी जोर से हंसी और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बहुत अजीब, बहुत अजीब। अब भी दांत काटती है क्या? मनहर, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जेनी, मैं उससे खूब काम लेता था। जब सोता था तो वह मेरे सिर में तेल डालती, चंपी करती और पंखा जलती थी। जेनी, मुझे तो यकीन नहीं होता, बिल्कुल भोली भाली थी। मनहर, मत पूछो, दिन में कभी मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करती थी, लेकिन मैं उसका पीछा जरूर करता था। जेनी, ओह, नटखट लड़के, बड़े भोले हो तुम। थी तो सुंदर। मनहर, हाँ, उसका चेहरा तुम्हारे तरवों जैसा था। जेनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी न भागते। मनहर, उस वक्त मैं भी नादान था। जेनी, तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? मनहर, अगर शादी न करता तो माता पिता शायद जहर खा लेते। जेनी, तो फिर उसने तुम्हें प्यार कैसे किया? मनहर, और क्या करती, मेरे अलावा और था ही कौन। घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन हम दोनों में प्यार कभी नहीं था। वह मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती थी। जेनी, जब मैं उन दिनों की याद करता हूँ तो लगता है जैसे कोई डरावना सपना था। अगर वह स्त्री आज भी जीवित होती तो शायद मैं किसी अंधेरे ऑफिस में कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे एहसास हुआ कि स्त्री का असली स्थान क्या है, उसका दायित्व क्या है और उसके होने से जीवन कितना आनंदमय हो सकता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा वह मेरे जीवन का सबसे खुशनसीब दिन था। याद है वह दिन? तुम्हारा वह चेहरा मेरी आंखों में आज भी बसा है। जेनी, अब मैं जाऊंगी। तुम मेरी खुशामद करने लगे हो। भारत के श्रमिक दल के सचिव लॉर्ड बार्बर और उनके निजी सचिव मी कावर्ड को भारत का सच्चा मित्र माना जाता था। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दल सत्ता में थे, तब लॉर्ड बार्बर ने भारत की पुरजोर वकालत की थी। वे उन मंत्रियों पर ऐसे तीखे कटाक्ष करते थे कि उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझता था। एक बार वह भारत आए और कांग्रेस में शामिल हुए, जहां उनकी उदार वाणी ने देश भर में आशा और उत्साह की लहर दौड़ा दी। उनके दौरे के दौरान जहां भी वे गए, जनता ने उनके स्वागत में पलकें बिछा दी, उनकी गाड़ियों को खींचा
और फूलों की वर्षा की। हर ओर एक ही आवाज गूंजती थी, ये है भारत का उद्धारक। लोगों को विश्वास था कि यदि लॉर्ड बार्बर को सत्ता मिली तो यह भारत के लिए एक शुभ दिन होगा। परंतु सत्ता में आते ही लॉर्ड बार्बर में एक अनोखा बदलाव आ गया। उनकी उदारता, न्यायप्रियता और सहानुभूति जैसे गुण सत्ता के भंवर में उलझ गए। अब वे वही कर रहे थे जो उनके पूर्वाधिकारी कर चुके थे। वही दमन, वही जातिगत अहंकार, वही कट्टरता और वही संकीर्णता। एक देवता सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने कार्यकाल के 2 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों अधिकारी नियुक्त किए, परंतु उनमें एक भी भारतीय नहीं था। निराश होकर भारतवासी उन्हें डाई हार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे। सभी को यह स्पष्ट था कि जो कुछ हो रहा था वह मिशी कावर्ड की योजना थी। हकीकत में लॉर्ड बार्बर जितने निष्ठावान थे, दिल से उतने ही कमजोर थे। हालांकि परिणाम एक ही रहा। मी कावर्ड अपने आप में एक विलक्षण व्यक्ति थे। 40 की उम्र पार कर चुके थे, पर अब तक विवाह नहीं किया था। शायद उन्हें लगता था कि राजनीति में रहकर विवाह का सुख लेना संभव नहीं। वे नवीनता के पुजारी थे, नित्य नए आनंद की खोज में रहते। दूसरों के लगाए बगीचों का आनंद लेना उन्हें अपना बाग लगाकर उसकी देखभाल करने से कहीं अधिक सरल प्रतीत होता था। दोपहर का समय था। मिसाइल कावर्ड नाश्ता कर सिगार पी रहे थे। तभी मिस जेनी रोज के आगमन की सूचना मिली। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर अपना रूप निहारा, बाल संवार कर बहुमूल्य इत्र लगाया और मुस्कान के साथ कमरे से निकलकर मिस रोज का स्वागत किया। जेनी ने अंदर कदम रखते ही कहा, अब समझ में आया कि कोई सुंदर नारी आपसे क्यों दूरी बनाए रखती है। आप अपने वादे निभाना नहीं जानते। मी कावर्ड ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि कल मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। निजी सचिव का जीवन कुत्ते के जीवन से भी बुरा है। बार बार दफ्तर से उठने का इरादा किया, परंतु हर बार कोई ना कोई काम आ ही जाता था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रात का आयोजन कैसा रहा? जेनी ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढती रही। जब तुम नहीं मिले तो मन खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं आना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया? कावर्ड ने सिगार जेनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो जेनी। इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी कि तुम्हारे संग नाचता। भले ही पुराना कुंवारा हूँ, पर उस आनंद की कल्पना कर सकता हूँ। समझ लो कि बस दिल में एक तड़प सी रह जाती है। जेनी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो बस इसी लायक हो कि हमेशा कुंवारे रहो। यही तुम्हारी सजा है। कावर्ड ने धीरे से उत्तर दिया, जेनी तुम बहुत कठोर हो। असल में हर सुंदरी कठोर होती है। मैं कितनी ही विनम्रता दिखाऊं, तुम यकीन नहीं करोगी। ये मेरी अधूरी ख्वाहिश बन गई है कि कोई सुंदर स्त्री मेरे प्रेम और समर्पण की कद्र करे। जेनी ने कहा, तुम्हारे अंदर प्रेम है भी तो स्त्रियां बहानेबाजों को अहमियत नहीं देती। कावर्ड ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर से बहानेबाज कह दिया। मजबूर क्यों नहीं कहती? जेनी ने उत्तर दिया, मैं किसी को मजबूर नहीं मानती। मेरे लिए ये कोई गर्व की बात नहीं हो सकती कि जब तुम्हें अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से वक्त मिले, तब मेरे लिए तुम एक पल के लिए भी अपने कदमों को तकलीफ दो। यही वजह है कि तुम अब तक अकेले हो। कावर्ड ने गंभीरता से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी। मेरे कुमारे रहने का असली कारण कल तक मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन कल खुद समझ में आ गया। जेनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम्हें यह रहस्य मालूम हो गया। सचमुच तुम आत्मदर्शी हो। चलो सुनाओ, क्या कारण था? कावर्ड ने उत्साह से कहा, अब तक मुझे कोई ऐसी सुंदरी नहीं मिली जो मुझे दीवाना कर सके। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई औरत बनी ही नहीं जो तुम्हें दीवाना कर सके। असल में तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए दीवाने बने, खुद किसी के लिए दीवाने नहीं बनना चाहते। कावर्ड ने कहा, तुम बहुत निष्ठुर हो जेनी। जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने प्रेम का प्रमाण देना चाहते हो? कावर्ड ने हृदय से कहा, पूरे दिल से जेनी, मैं उस मौके का इंतजार कर रहा हूं। उसी शाम को जेनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य की बधाई हो।
तुम्हें वह पद मिल गया है? मनहर चौंकते हुए बोला। सच? क्या सेक्रेटरी से कुछ बातचीत हुई थी? जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ कावड़ के हाथ में था। मैंने उसी को अपने वश में किया। उसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया। 50 की उम्र, सफेद बाल, झुर्रियों वाले चेहरे के साथ भी उन्हें इश्क का जुनून है। खुद को बहुत बड़ा रसिया समझते हैं। उनके बूढ़े चोंचले तो बड़े ही अजीब थे, मगर तुम्हारे लिए ये सब सहन करना पड़ा। खैर, मेहनत रंग लाई। कल तुम्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब सफर की तैयारी कर लो। मनहर ने भावुक होकर कहा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है जेनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में एक ऊंचा पद मिला। देश के प्रमुख पत्रों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे, उनकी तस्वीरें छापी और राष्ट्र की ओर से उन्हें बधाई दी। वे पहले भारतीय बने जिन्हें यह उच्च पद प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह दिखा दिया था कि उसका न्यायबोध जातिगत पक्षपात और द्वेष से ऊपर है। मनहर और जेनी का विवाह इंग्लैंड में हुआ। हनीमून का महीना दोनों ने फ्रांस में बिताया और वहां से वे भारत आए। मनहर का कार्यस्थल बंबई में था, वहीं दोनों एक होटल में ठहरे। मनहर को गुप्त अभियानों की पड़ताल के लिए अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जेनी हमेशा उनके साथ रहती। हर जगह नई दृश्यावली, नई मौज मस्ती और नई उमंगों का अनुभव होता। नवीनता प्रिय जेनी के लिए आनंद का इससे बेहतरीन साधन और क्या हो सकता था। मनहर का रहन सहन पूरी तरह से विदेशी हो चुका था और घर वालों से उसके संबंध भी अब टूट चुके थे। बागेश्वरी के भेजे हुए पत्रों का न सिर्फ वह उत्तर नहीं देता था, बल्कि उन्हें खोलकर देखना भी गवारा नहीं था। भारत में उसे हमेशा यही भय सताता रहता कि कहीं घर वालों को उसके बारे में कोई जानकारी न मिल जाए। उसने अपनी असलियत जेनी से भी छुपा रखी थी, यहाँ तक कि अपने भारत आने की खबर भी घर वालों को नहीं दी। वह बहुत ही कम भारतीयों से मिलता था। उसके मित्र अधिकांशतः पुलिस और फौज के अधिकारी होते थे, वही उसके मेहमान बनते थे। वाक्पटु जेनी सम्मोहन कला में निपुण थी और पुरुषों के प्रेम को खेल की तरह लेना उसकी प्रिय क्रीड़ा थी। जलाना, रिझाना और फिर भ्रमित करना, इस कपटलीला में मनहर भी पिसता रहता। वह उसे कभी इतना करीब खींच लेती कि सांसें थम जाए, तो कभी इतना दूर कर देती कि दोनों के बीच योजन भर की दूरी हो। उसके इस व्यवहार में एक रहस्य छुपा था, जिसे कभी मनहर समझ पाता तो कभी असमंजस में पड़ जाता। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए और दोनों एक दूसरे से 2 कोनों की भुजाओं की तरह दूर होते गए। मनहर के मन में यह भावना घर कर गई थी कि जेनी का उसके प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए, भले ही यह उसके संकीर्ण विचारों की उपज हो या कुल मर्यादा का असर। वह जेनी को बंधन में देखना चाहता था। जेनी की स्वच्छंद प्रवृत्ति उसे अप्रिय और लज्जास्पद लगती थी। मनहर इस उम्मीद में था कि समय के साथ जेनी को अपने दायित्व का एहसास होगा, लेकिन यह बात उसे समझनी चाहिए थी कि टेढ़ी नींव पर खड़ी इमारत एक दिन धराशायी हो ही जाती है। इसके विपरीत जेनी का व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक था। उसने मनहर को सिर्फ विलास और मनोरंजन का साधन समझा था और वह अब भी उसी विचार पर कायम थी। उसके लिए पति बनना कभी जीवन का स्वप्न नहीं रहा और वह खुद को मनहर के प्रति किसी भी दायित्व से बंधा हुआ नहीं मानती थी। अगर मनहर अपनी मेहनत की कमाई उसके कदमों में रखता है तो यह उसकी महती कृपा नहीं है। मनहर उसके द्वारा निर्मित पुतला और लगाया हुआ पेड़ था, जिसकी छाया और फल का भोग करना वह अपना अधिकार समझती थी। इस मतभेद के चलते मनमुटाव बढ़ता गया। मनहर ने आखिरकार जेनी के साथ सामाजिक आयोजनों और पार्टियों में जाना छोड़ दिया, लेकिन जेनी बिना किसी संकोच के अपने मौज मस्ती में लगी रहती, दोस्तों से मिलती, पार्टियों का आयोजन करती और उनमें भाग लेती। मनहर का उसके साथ न होना उसे तनिक भी दुख या निराशा नहीं देता, बल्कि शायद उसकी इस उदासीनता से वह और भी प्रसन्न होती। मनहर अपने इस मानसिक क्लेश को शराब में डुबाने का प्रयास करता। उसने पीना इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा में काफी वृद्धि हो गई थी। वहां वह खुशी और जोश के लिए पीता था और यहाँ उसने उसे दर्द मिटाने का जरिया बना लिया था। उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा और शराब ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा बन गई। गर्मियों का मौसम था। मनहर एक मामले की तहकीकात के लिए
लखनऊ में डेरा जमाए हुए था। मामला बेहद संगीन था और उसे काम से सिर उठाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा था, जबकि जेनी अपने सैर सपाटों में मग्न थी। आखिरकार एक दिन उसने कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सहन नहीं होती। मनहर ने गुस्से में लाल लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में ऐसा कौन सा काम है? उस दिन वह अपने अधिकार को जताने पर तुल गया था और जेनी भी उसके इस अधिकार को नकारने पर अड़ी थी। उसने बेफिक्री से उत्तर दिया, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों की ओर चला गया है। मनहर ने तलवार म्यान से निकालते हुए दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं भी जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, न कि इस समाज से, और तुम देख रही हो कि मैं बीमार हूँ, इसके बावजूद तुम्हारी विलास प्रियता कम नहीं होती। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी जेनी, मैंने तुम्हें सम्मान दिया था, कभी सपने में भी यह ख्याल न आया था कि तुम मेरे साथ इस प्रकार की बेवफाई करोगी। जेनी ने एक ठंडी नजर से उत्तर दिया, तो क्या तुम्हारा मानना था कि मैं भी तुम्हारी भारतीय स्त्री की तरह तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी और तुम्हारे पैर दबाऊंगी? मैं तुम्हें इतना भोला समझती थी, परंतु यदि तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता का यह सरल सा नियम नहीं मालूम, तो अब समझ लो कि अंग्रेज स्त्रियां केवल अपनी रुचि के प्रति वफादार होती हैं। तुमने मुझसे विवाह इसीलिए किया था ताकि मेरी सहायता से तुम्हें मान सम्मान और पद मिल सके। अधिकांश पुरुष ऐसा ही करते हैं और तुमने भी वही किया, परंतु जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूर्ण हो गया तो अब तुम मुझसे और अधिक की अपेक्षा क्यों करते हो? तुम भारतीय हो और अंग्रेज नहीं बन सकते। मैं अंग्रेज हूँ और कभी भारतीय नहीं बन सकती, इसलिए हम दोनों में से किसी का अधिकार नहीं कि एक दूसरे पर अपना हुक्म चलाए। मनहर अवाक सा बैठा सुनता रहा। हर शब्द उसके गले में झर की घूंट की तरह उतर रहा था। कितनी कठोर सच्चाई थी। इस पद लालसा और विलास तृष्णा के मोहपाश में वह भूल गया था कि जीवन में और भी मूल्यवान तत्व होते हैं, जिनके समक्ष यह मान सम्मान और ऐश्वर्य सिर्फ खोखले खिलौनों से अधिक नहीं। वह विस्मृत सत्य इस समय उसके भीतर गहरा दर्द जगा रहा था। शाम को जेनी नैनीताल के लिए रवाना हो गई। मनहर ने उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। अगले 3 दिन तक मनहर अपने घर से बाहर नहीं निकला। जीवन के इन 5-6 वर्षों में जो भी उसने अपनी सफलता का ध्वज समझकर संजोए रखा था, वे सब अब उसे असत्य और मिथ्या प्रतीत हो रहे थे। उसकी अपमानित आत्मा के पास अकेले में रोने के सिवा और कोई मार्ग नहीं था। वह सुनहरे महलों की ओर ललचाया था, परंतु अब उसे अपनी साधारण झोपड़ी याद आ रही थी, जहां उसने प्रेम और शांति की अमृत धारा का आस्वादन किया था। इस आडंबर से अब उसे घृणा होने लगी थी। उस शांत सरल स्नेह के समक्ष ये सारी संपदाएं तुच्छ लगने लगी। तीसरे दिन मनहर ने एक भीषण संकल्प लिया और 2 पत्र लिखे। पहला पत्र उसके इस्तीफे का था और दूसरा पत्र जेनी को अंतिम विदाई का संदेश। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य अब इस दायित्व को संभालने में असमर्थ है। जेनी को लिखे पत्र में उसने लिखा, हम दोनों ने ही एक भूल की है, जिसे अब जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करता हूँ। तुम भी मुझे स्वतंत्र कर दो। हमारे बीच कोई संबंध शेष नहीं है। इसमें न तुम्हारा दोष है न मेरा। ये केवल एक भ्रम था जो तुमने भी पाला और मैंने भी। मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और अब मुझ पर तुम्हारा कोई उपकार नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है, जिसे मैं छोड़कर जा रहा हूँ। मैं केवल निमित्त था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो अपने स्वार्थों के आगे किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर इन पत्रों की रजिस्ट्री कराई और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए जाने के लिए तैयार हो गया। जेनी ने मनहर का पत्र पढ़ा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसे मनहर की मनः स्थिति को साधने का अब इतना अभ्यास हो चुका था कि इस पत्र से उसे कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर वह एक बार फिर मनहर को अपने प्रभाव में ले आएगी। अगर मनहर की असल इच्छा वाकई ठेस के कारण होती तो वह कब का यह जगह छोड़ चुका होता, या उसका रुकना बस एक दिखावा था, मानो महज एक बनावटी धमकी देने की कोशिश कर रहा हो। जेनी ने धैर्य से अपने वस्त्र बदले और ऐसे मनहर के कमरे में दाखिल हुई मानो किसी नाटक के मंच पर अभिनय के लिए आई हो। जैसे ही उसने मनहर को देखा
उसने एक अजीब ठहाका लगाया, जिसे सुनकर जेनी एक पल को सहम गई। उस हंसी में क्रोध का लेश नहीं था, बल्कि उसमें एक तरह की सनक और विह्वलता झलक रही थी। मेज पर शराब की बोतल और गिलास पड़े हुए थे। न जाने उस दिन मनहर ने कितनी शराब गटक ली थी। उसकी आंखें जैसे खून से लाल हो उठी थी। जेनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, क्या पूरी रात बस पीते ही रहोगे? चलो अब आराम से सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतने कठोर तो पहले कभी नहीं थे। मनहर खोए हुए स्वर में बड़बड़ाया, तुम कब आई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। चलो आज वहीं चलते हैं, उसी नदी के किनारे जहां तुम अपना प्यारा गीत सुनाया करती थी। तुम्हें लगता है कि मैं बेपरवाह हूं? ये तो तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं तो कसम खाकर कहता हूं, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे न तड़पाया हो। जेनी ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, तुम क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? यह वागी कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर एक अनजान भाव से देखा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, मैं नहीं मानता वाकी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए फूलों की एक माला बनाऊंगा। जेनी ने समझ लिया कि वह शराब के नशे में है और उसकी बातों में कोई तर्क नहीं है। बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसे थोड़ी शंका हुई थी, जो अब यकीन में बदल गई थी। जिस इंसान का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं, वह अपनी इच्छा पर क्या हुकूमत रख पाएगा। उस रात से ही मनहर को घरवालों की रट लग गई थी। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अपने अतीत में विचरने लगी, उस अतीत में जब जेनी की छाया ने उसकी जिंदगी में प्रवेश नहीं किया था और वागेश्वरी अपनी सरलता से उसके जीवन में रोशनी भर देती थी। अगली सुबह जेनी ने उससे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? अपनी हालत देखो, क्या हो रही है? मनहर ने उसे हैरान होकर देखा। तुम कौन हो? जेनी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते? इतनी जल्दी भूल गए? मनहर ने निर्विकार भाव से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जेनी ने अब अधिक वार्तालाप नहीं किया। उसने मनहर के कमरे से शराब की सभी बोतलें हटवा दी और नौकरों को सख्त हिदायत दे दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। अब वह समझ गई थी कि मनहर की स्थिति पहले से कहीं अधिक चिंताजनक हो गई थी। मनहर का स्वस्थ रहना उसके लिए अनिवार्य था। उसी के सहारे वह अपनी जिंदगी की चाल चल रही थी। शिकार का मजा तो घोड़े के साथ ही आता है, घोड़े के बिना वह आनंद कहाँ। मगर एक सप्ताह बीतने पर भी मनहर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह न मित्रों को पहचानता था, न नौकरों को। बीते 3 वर्षों का जीवन उसके लिए बस एक स्वप्न सा मिट चुका था। 7वें दिन जब जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं अता पता नहीं था। 5 वर्षों बाद वागेश्वरी का टूटा हुआ सुहाग उसे फिर याद आया। माता पिता अपने पुत्र के वियोग में रो रोकर अंधे हो गए थे। वागेश्वरी भी निराशा में धैर्य और आशा का दीप जलाए बैठी थी। उसका मायका संपन्न था। बार बार संदेशे आते, कभी पिता आते, कभी भाई, परंतु संयम और विश्वास की मूरत बनी वागेश्वरी अपने घर से टस से मस नहीं हुई। जब मनहर भारत लौटा तो वागेश्वरी को खबर मिली कि वह विदेश से एक अंग्रेज महिला लेकर आया है। फिर भी वागेश्वरी को उम्मीद थी कि वो आएगा, लेकिन उसकी यह आशा भी धुंधला गई। फिर एक दिन उसे सुनने को मिला कि वह ईसाई बन चुका है, अपनी परंपराओं और विचारों से मुंह मोड़ लिया है। यह सुनकर वागेश्वरी ने अपने भाग्य को कोस लिया। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी, जैसे अनंत काल के लिए बरसात रुक गई हो और जीवन का समुद्र सूखने लगा हो। पहले घर बिका, फिर थोड़ी सी जमीन भी नीलाम हुई, फिर गहनों का भी नंबर आ गया और फिर केवल आसमान की छत और निर्धनता की छांव ही शेष रह गए। कभी चूल्हा जलता, कभी बुझा ही रह जाता। एक दिन संध्या को वागेश्वरी पानी भरने कुएं पर गई। तभी एक थका हुआ, दुखों का मारा अनजान चेहरा कुएं की जगत पर आ बैठा। उसने देखा वो मनहर था। तुरंत ही उसने घूंघट खींच लिया। आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु हृदय में आनंद और विस्मय की लहरें दौड़ने लगी। रस्सी और कलसा वहीं छोड़कर वह तुरंत घर की ओर भागी और सास से बोली, अम्मां जी, जरा कुएं पर जाकर देखिए कौन आया है। सास ने कहा,
तू पानी लेने गई थी या मेला देखने? घर में पानी का एक बूंद भी नहीं है। कौन आया है कुएं पर? वागेश्वरी ने जवाब दिया। चल कर देख लो ना, सास ने संकोच के साथ कहा। कोई सैनिक होगा, उनके सिवाय अब कौन आ सकता है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, बस आप चलिए। बूढ़ी माता तरह तरह की आशंकाएं लेकर कुएं पर पहुंची और जैसे ही मनहर उनके चरणों में झुका, उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। माता ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई बेटा? क्या तुम बीमार हो? सामान कहाँ है? मनहर ने उत्तर दिया, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ। मैं दूर से पैदल ही चला आ रहा हूँ। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि मनहर लौट आया है। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। वे जानना चाहते थे कि वह किस शान से आया है, क्या वह ऊंचे पद पर है, क्या वह विदेशी बीवी के साथ है या नहीं। परंतु जब उन्होंने देखा तो सामने एक विपत्ति का मारा थका हारा आदमी था। कपड़े फटे, बाल बिखरे, जैसे किसी जेल से छूटा हो। सबकी जिज्ञासाएं बरस पड़ी। हमने तो सुना था कि तुम ऊंचे पद पर हो, क्या ये सच नहीं? मनहर ने याद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे वह किसी भूले हुए सपने को पकड़ न सका। मैं तो किसी ऊंचे पद पर नहीं हूं। विलायत से मेम नहीं लाए थे? एक ने पूछा। मनहर ने उलझन में कहा, विलायत? कौन विलायत गया था? लोग हैरान रह गए। भांग तो नहीं खा आए हो? तुम तो विलायत गए थे, तुम्हारे पत्र भी आते थे। अब कहते हो कि गए ही नहीं, होश में हो? मनहर ने अनजाने से नजरों से सभी की ओर देखा और कहा, मैं कहीं नहीं गया था। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब संदेह की कोई गुंजाइश न रही कि उसके दिमाग पर कोई गहरी चोट है। उसे गांव और घर के पुराने लोग तो याद थे, लेकिन विलायत, अंग्रेज पत्नी और ऊंचे पद का जिक्र सुनकर वह चकित हो जाता। वागेश्वरी को उसके व्यवहार में एक अजीब तरह का प्रेम दिखने लगा जो उसे कृत्रिम लगा। वह चाहती थी कि पहले जैसी सहजता उसके व्यवहार में आए। 10-5 दिनों में ही उसे समझ आ गया कि उसका बदला व्यवहार मानसिक अस्थिरता का परिणाम है। मनहर का अब माता पिता के प्रति ऐसा आदर था जो पहले कभी न देखा गया। वह जो पहले सब्जी भाजी लाने में अपनी तौहीन समझता था, अब पानी खींचता, लकड़ियां काटता, यहाँ तक कि घर में झाड़ू तक लगाता था। मोहल्ले में एक बार चोरी हुई और पुलिस ने जी जान से कोशिश की, परंतु चोरों का कोई सुराग न मिला। मनहर ने न केवल चोरों का पता लगाया, बल्कि चोरी का सामान भी बरामद करवा दिया। इससे आसपास के गांवों और बस्तियों में उसकी ख्याति फैल गई। जहां कहीं भी चोरी होती, लोग दौड़कर उसके पास आते और प्रायः उसकी सूझबूझ से मामला हल भी हो जाता। इस तरह उसकी जीविका का एक साधन बन गया। अब उसके दिन रात वागेश्वरी की सेवा शुश्रूषा में ही गुजरने लगे। उसकी हर बात मानने में ही उसे आनंद आने लगा। यदि उसमें कोई विकार था तो बस यही कि अब वह पूरी तरह से वागेश्वरी के इशारों का बंदी हो चुका था। वागेश्वरी को उसकी इस दशा पर दुख होता, किंतु उसका यह पागलपन उसे उस समय से कहीं अधिक प्यारा था जब वह उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता था। 6 महीने बीत जाने के बाद एक दिन जेनी ने उसका पता लगा ही लिया और उसके पास आ पहुंची। अब तक उसके पास जो कुछ था वह सब समाप्त हो चुका था और वह किसी सहारे की तलाश में थी। उन लोगों में कोई नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर सके। संभवतः जेनी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह अपने के पर शर्मिंदा भी थी। द्वार पर मोटर के हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर आया और जेनी को ऐसे देखने लगा जैसे वह उसके लिए बिल्कुल अनजान हो। जेनी ने मोटर से उतरकर हाथ मिलाया और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। तुम मुझसे छिपकर ऐसे क्यों चले आए और फिर लौटकर एक पत्र तक नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? यदि तुम्हें मुझ में कोई खोट दिखी तो सीधे मुझे चेतावनी दे सकते थे। बिना बताए चले आने से क्या फायदा हुआ? वो सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल गया। मनहर स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसकी भावनाओं को लकवा मार गया हो। जेनी ने फिर कहा, तुम्हारे बिना मेरे ऊपर कई संकट आए, जिन्हें सुनोगे तो हिल जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख में बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर जीवन निरर्थक सा हो गया। तुम्हारी तस्वीर देख देख कर खुद को संभालती थी। तुम्हारे पत्रों को बार बार पढ़ना ही मेरा एकमात्र सुख था। चलो, मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात की है जो मस्तिष्क के विकारों का विशेषज्ञ है। मुझे आशा है
कि उसके इलाज से तुम्हें लाभ होगा। मनहर बिना कुछ बोले निस्पृह सा खड़ा रहा, जैसे न कुछ देख रहा हो न सुन रहा हो। तभी वागेश्वरी बाहर आई। जेनी को देखते ही समझ गई कि यही उसकी अंग्रेज सौत है। उसने जेनी को आदर सहित अंदर बुला लिया। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला आया। जेनी ने टूटे फूटे पलंग पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र किया होगा, मेरी इनसे लंदन में शादी हुई थी। वागेश्वरी ने कहा, मैं तो आपको देखकर ही समझ गई थी। जेनी ने पूछा, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? वागेश्वरी बोली, कभी नहीं, इन्हें तो शायद कुछ याद भी नहीं। यहाँ आने में आपको काफी कष्ट हुआ होगा। जेनी ने कहा, कई महीनों के बाद इनका पता चला, वहां से बिना कुछ कहे ही चले आए। आपको कुछ पता है इन्हें क्या बीमारी है? वागेश्वरी ने ठंडे स्वर में कहा, शराब बहुत पीने लगे थे, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? जेनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों, क्या आप इन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? वागेश्वरी ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना ही बेहतर है। तब यह अपनी आत्मा से विचलित थे, अब अपनी आत्मा से जुड़ गए हैं। फिर उसने निर्दयता से जोड़ा, मेरे विचार में तो वह तब बीमार थे, अब स्वस्थ हो चुके हैं। जेनी ने चिढ़कर कहा, बकवास, इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी, ये जासूसी में अत्यधिक निपुण है। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे, चाहे तो अब भी उस प्रतिष्ठा को पा सकते हैं। अपने विभाग में उन्नति की तमाम संभावनाओं के बावजूद मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी बीमारी असाध्य नहीं है। हालांकि यह निःसंदेह अनूठी और कुछ विचित्र अवश्य है। वैसे क्या आप इनकी बहन है? वागेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आप तो मुझे अपमानित कर रही हैं, ये मेरे पति हैं। यह सुनते ही जेनी के चेहरे से शिष्टता का आवरण हट गया और उसकी आंखों में भरा क्रोध मानो अंगारे बनकर दहकने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई और मुट्ठियां क्रोध से कस गईं। आक्रोश से तमतमाते हुए वह बोली, यह तो धोखेबाज निकला, इसने मुझसे छल किया, मुझसे कहा था कि इसकी पत्नी का निधन हो चुका है। कितना बड़ा कपटी है, ये पागल नहीं है, बस पागल होने का स्वांग रच रहा है। मैं अदालत में इसकी सजा दिलवाऊंगी। क्रोध से थरथराते हुए वह रोते हुए बिफरी, इस विश्वासघात का मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना बड़ा अपमान किया है। ऐसे विश्वासघात के लिए जो भी दंड दिया जाए वह कम ही होगा। इसने मीठी मीठी बातों से मुझे फंसाया, मैंने ही इसे ऊंचाई पर पहुंचाया, मेरी वजह से ही यह ऊंचे ओहदे तक पहुंचा। इसके लिए अपना घर बार देश छोड़ा और इसने मेरे साथ छल किया। जेनी ने अपना सिर थाम लिया, फिर अचानक आवेग में उठी और मनहर के पास जाकर उसे झकझोरते हुए बोली, तूने क्या समझ रखा था मुझे? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। मनहर एकदम शांत खड़ा रहा, जैसे उसका इस सब में कोई सरोकार ही न हो। फिर जैसे सिंहनी शिकार पर झपटती है, जेनी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर सवार हो गई। वागेश्वरी ने तत्परता से जेनी का हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम जैसी चुड़ैल न होती तो इनकी यह हालत क्यों होती? जेनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाल लिया और वागेश्वरी की ओर लपकी। तभी मनहर अचानक जाग उठा, उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर दूर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसने ऐसे अपना चेहरा साध लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त मनहर की माँ अपनी दोपहर की नींद से जागी और जेनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। वागेश्वरी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, ये आपकी नई बहू है? बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से ठिठकते हुए कहा, कैसी मेरी बहू? ये बंदरिया मेरी बहू बनने लायक है? लड़के पर न जाने क्या कर मंत्र चला दिया, अब आकर सीना पीटने लगी है। जेनी एक क्षण के लिए मनहर को नफरत भरी नजरों से देखती रही, फिर बिजली की गति से उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर तान दिया। तभी मनहर बिना डरे जेनी के सामने आ गया। उसने फिर से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती पर तान कर गोली चला दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। घर की चार दीवारी में इंसान कभी कभी बादशाह को भी खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकता। ऐसा ही एक दिन था जब मैं अपने 2-3 मित्रों के साथ बैठा हुआ था और हम एक राष्ट्रीय संस्था के सदस्यों पर
तीखी आलोचनाओं की बरसात कर रहे थे। हमारी सोच यह थी कि राष्ट्रीय सेवा से जुड़े लोगों को लोभ और स्वार्थ से परे होना चाहिए। केवल उच्च और पवित्र आदर्शों के सहारे ही राष्ट्र की सच्ची सेवा संभव है। लेकिन कुछ लोगों के आचरण ने हमें अंदर तक झकझोर दिया था। हम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे। शायद अगर हम भी उन्हीं परिस्थितियों में होते तो हमसे भी गलतियां होती। लेकिन उस समय तो हम विचारक की कुर्सी पर बैठे थे। विचारकों को यह भ्रम जल्दी हो जाता है कि वे निष्पक्ष हैं, जबकि उनके भीतर भी कमजोरियां होती हैं। वास्तव में विचारक और अभियुक्त में फर्क सिर्फ इतना है कि या तो विचारक महोदय उन परिस्थितियों में कभी फंसे ही नहीं, या फंसे भी तो चालाकी से साफ बच निकले। तभी पद्मा देवी ने तीखे स्वर में कहा, महाशय, एक काम तो बड़े जोश खरोश से करते हैं, पर अगर हिसाब किताब देखा जाए तो उनके जिम्मे 1000 से कम का घपला नहीं निकलेगा। इस पर उर्मिला देवी बोली, खैर, का को माफ किया जा सकता है। उनके बाल बच्चे हैं और आखिर उनके भरण पोषण के लिए भी तो कुछ चाहिए। जब वह 24 घंटे सेवा कार्य में जुटे रहते हैं तो कुछ न कुछ उनका हक बनता है। वैसे भी इतनी योग्यता का व्यक्ति 500 रुपये मासिक वेतन पर भी न मिलता। अगर उन्होंने साल भर में 1000 खर्च कर डाले तो यह बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन महाशय तो पूरी तरह बेफिक्र है, न जोरू न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता। फिर भी उनके खाते में भी 1000 से कम का गबन नहीं होगा। किसी को क्या अधिकार है कि गरीबों का धन मोटरों और दावतों पर फूंक डाले। श्यामा देवी ने तमतमाते हुए कहा, महाशय, गा को इसका जवाब देना होगा। ये सिलसिला ऐसे ही नहीं चल सकता। हम लोग दर दर भिक्षा मांगते हैं ताकि कोई अमीर ज्यादा दावतें उड़ाए, शराब पिए और मुजरे देखे। रोज सिनेमा की सैर हो रही है। गरीबों का धन इस तरह लुटाने के लिए नहीं है। हर पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मैं तो भरी सभा में इनकी पोल खोल दूंगी। इन्हें चाहिए कि 500 रुपये वाली नौकरी पकड़ ले और यहाँ से हट जाए। राष्ट्र की सेवा करने वाले और लोग भी आ जाएंगे। मैं भी कभी इस संस्था का मंत्री रह चुका था। ये कहने में गर्व है कि मेरे ऊपर कभी ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरे कार्यकाल से खुश नहीं थे। लोगों का मानना था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पर्याप्त समय नहीं देता था और मेरे कार्यकाल में संस्था ने ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती। इसीलिए जब मैंने इस्तीफा दिया तो लोगों को लगा कि मैंने रूठकर ऐसा किया है। हकीकत ये थी कि मैं अपने पद से बिना किसी कलंक के अलग हुआ। लेकिन महाशय अग है कि बड़े आराम से हजारों रुपये गबन करने के बावजूद उसी पद पर डटे हुए हैं। क्या यह मेरे भीतर उनके प्रति ईर्ष्या का बीज बोने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था? मैं एक चालाक खिलाड़ी की तरह खुद को पर्दे के पीछे रखता था, मगर डोर खींचने का काम जारी रहता। मैंने हल्का प्रतिवाद किया, देवी जी, आप अन्याय कर रही हैं। महाशय से अधिक समर्पित और दिलेर शायद ही कोई हो। मेरी बात काटते हुए उर्मिला ने तपाक से कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को दिलेर नहीं मानती जो चोरी छिपे जनता के पैसे से शराब उड़ाए। जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते थे, उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब लाई जाती थी। इससे बड़ी बेवफाई और क्या होगी? मैं ऐसे इंसान को गद्दार कहती हूँ। मैंने बात को मोड़ते हुए कहा, लेकिन यह तो तुम मानोगी कि महाशय आय अपने प्रभाव से हजारों रुपए का चंदा जुटा लाते हैं। विलायती कपड़े के बहिष्कार का श्रेय उन्हें न मिले तो किसे दिया जाए? उर्मिला को झुकना कहाँ आता था। उन्होंने झट से जवाब दिया, उन्हें चंदे संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से 1 पैसा भी ला सके तो बात करे। जहां तक विलायती कपड़े की बात है, जनता नामों की पूजा करती है, महाशय की तारीफें हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। वह तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं। अब तो पूरा शहर इस बात पर चर्चा कर रहा है। चंदा मांगने जाओ तो लोग उल्टे आरोप लगाने लगते हैं। आखिर कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? आप तो अपने को जाति का सेवक कहते हैं, मगर आचरण ऐसा कि शोहदों को भी शर्म आ जाए। ऐसे विलास प्रिय लोगों के हाथों देश का उद्धार नहीं हो सकता। इसके लिए त्याग चाहिए। ये चर्चा जारी ही थी कि भगवती देवी आ गई। बेचारी चंदा मांगने निकली थी, थकी हारी चलती हुई इधर आ पहुंची। जब यहाँ की पंचायत देखी तो रम गई। उनके साथ उनकी 10 साल की बेटी भी थी, जो अक्सर इन कामों में उनका साथ देती थी। बच्ची को भूख जोरों से लगी थी। ऊपर से घर की चाबी भी भगवती के पास थी। पतिदेव दफ्तर से आ गए होंगे, घर खोलना जरूरी था।
इसलिए मैंने बच्ची को उसके घर तक छोड़ने का जिम्मा उठा लिया। रास्ते में बच्ची ने धीरे से कहा, आपको पता है महाशय ग शराब पीते हैं? मैं इस बात का समर्थन नहीं कर पाया। मासूम बालिका के हृदय में कटुता, ईर्ष्या और छल कपट का बीज बोना मेरी स्वाभाविक प्रकृति के लिए भी अक्षम्य था। जहां कोमल भावनाओं की मिठास और निष्कपट विश्वास का साम्राज्य होना चाहिए, वहां ऐसा विष बोना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला पहनाने जैसा कौन निंदनीय कृत्य करेगा? मैंने उससे पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशय ग शराब पीते हैं? वह तपाक से बोली, सब जानते हैं, आप नहीं जानते क्या? तुम्हें यह कैसे पता? सारे शहर के लोग कह रहे हैं, शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। उसने मेरी ओर संदेह भरी नजरों से देखा, जैसे वह मान बैठी हो कि मैं भी महाशय गी के पक्ष में हूं। उसने तपाक से पूछा, आप कह सकते हैं कि महाशय गी शराब नहीं पीते? हाँ, मैं कह सकता हूं कि वह कभी शराब नहीं पीते। और महाशय के ने जनता के पैसे भी नहीं उड़ाए? यह भी गलत है। और महाशय मोटर में हवा खाने नहीं जाते। मोटर में सफर करना अपराध नहीं है। वह तीखे स्वर में बोली, राजाओं और रईसों के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जो जनता के नाम पर जीते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है। देशभक्ति का दावा करने वालों के लिए यह माफी योग्य नहीं। लेकिन ये तो सोचो कि इन लोगों को हर वक्त दौड़ धूप करनी पड़ती है। क्या पैदल इतना संभव है? पैदल गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें शान दिखानी है ताकि लोग इन्हें बड़ा आदमी समझें। हमारी संस्था गरीबों की है। यह मोटर का इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब और कोई चारा ना हो, और शराबियों के लिए तो यह बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। आप चंदा मांगने जाते नहीं हैं। हमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, आपको उसका एहसास नहीं। मैंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें लोगों से साफ साफ कह देना चाहिए कि यह सब झूठ है। हम और तुम इस संस्था के हितैषी हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना शोभा नहीं देता। हमें उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी कमजोरियों पर। मैं यह नहीं कहता कि क ख ग में कोई खामी नहीं है। ऐसा कौन है जो पूरी तरह निर्दोष हो? लेकिन उनकी कमियों के मुकाबले उनके गुण कितने बड़े हैं, यह देखना चाहिए। हम सब अपने आराम के लिए जीते हैं, मकान बनाते हैं, संपत्तियां जुटाते हैं, और ये बेचारे 24 घंटे देश हित की चिंता में लगे रहते हैं। तीनों तो हाल ही में लंबी सजा काट कर लौटे हैं। तीनों के प्रयास से ही अस्पताल और पुस्तकालय अस्तित्व में आए। इन्हीं लोगों ने आंदोलनों की अगुवाई कर किसानों का लगान घटाने में सफलता पाई। अगर इन्हें केवल शराब पीनी होती या धन कमाना उद्देश्य होता, तो वे इस परिश्रम भरे क्षेत्र में कदम रखने की जहमत ही क्यों उठाते? बालिका ने मेरी ओर कुछ पल के लिए गहराई से देखा, मानो मेरे उत्तर को तौल रही हो। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, साफ साफ बताइए, महाशय ग शराब पीते हैं या नहीं? मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं। जो यह कहता है वह झूठ बोलता है। भगवती देवी का घर आ चुका था। बालिका वहां से चली गई। उस दिन मैंने झूठ बोलकर जितना संतोष महसूस किया, शायद कभी सच बोलकर भी ऐसा सुकून नहीं पाया था। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उस मासूम बालिका के पवित्र मन को बदनामी और नफरत की दलदल में गिरने से बचा लिया।